स्वागत है सबका। मेरी आवाज पहुंच रही होगी? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते। क्लास शुरू करने से पहले फीस एडमिशन के संबंध में अगर कोई क्वेरी है तो पूछिए। किसी को कोई क्वेरी है, कुछ जानना है? अभी से साइबर सारा बंद है। ठीक है। और कोई तो सर क्वेरी? मतलब फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे? ठीक है, ये समझ रहा हूँ। और कोई समस्या? लास्ट डेट तो 30 अप्रैल तक है। ठीक है। और किसी को कोई समस्या? साइबर वाली समस्या छोड़ के और कोई समस्या? सर क्या हम लोग का फोन कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? सर फोन से क्या अप्लाई कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? साइबर आप केवल इंटरनेट के लिए ही न जाते हैं। आपके मोबाइल में इंटरनेट है, आप इंटरनेट से क्लास कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? ठीक है सर, क्योंकि अभी सारा कैफे इधर सील कर दिया गया है। बिल्कुल, और ये मौका है आप लोग को जानने का मोबाइल से कैसे करते हैं। कुछ नहीं है, सारा वेबसाइट एड्रेस है, कॉलेज का वेबसाइट एड्रेस, उस पर जाना है, एडमिशन वाले पे क्लिक करना है। सारा प्रोसेस आपका इंटरनेट के थ्रू चलता है। साइबर कैफे कुछ स्पेशल थोड़े कि वहाँ कुछ स्पेशल करता है। ठीक है ना? सर पेमेंट कैसे करेंगे फिर? नेट बैंकिंग से करते हैं, कार्ड से करते हैं, एटीएम कार्ड जो होता है। सर फोन से करने से फिर नेट बैंकिंग से कैसे होगा? क्यों नहीं होता? नेट बैंकिंग नहीं है आप लोग का? बैंक अकाउंट तो होगा आप लोग का ना, खाते में पैसा हाँ होगा सर, ना? गूगल पे फोन पे से हो जाएगा ना सर? ये मुझे नहीं पता है गूगल पे फोन पे ले रहा है कि नहीं। वो डायरेक्ट, वो तो जिस बैंक पे पैसा रहता है वो इनेबल्ड किया रहता है, अगर वो फीचर तो लेता है। क्योंकि ना सर इधर कदमा में पूरा ना सर रेड जोन करके ना सील कर दिया गया है। मतलब कुछ भी अभी 1 सप्ताह इससे ज्यादा भी हो सकता नहीं खुलेगा, तो फिर इसीलिए नहीं, इसमें प्रॉब्लम ना हो जाए। एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर 30 तक हो जाता है तो हो जाता है, नहीं हाँ। होता तो एक मेल तो डाल ही देंगे ना। आप लोग मेल को कर दीजिएगा कि लॉकडाउन की वजह से कोई साइबर कैफे नहीं खुला, इसलिए हम नहीं कर पाए, हम बढ़ाया जाए। कॉलेज को तो फीस लेना हो तो बढ़ाएगा ही डेट, ठीक है ना? लेकिन मैं आपको, चूंकि मैं प्रिंसिपल नहीं हूँ, तो मैं ऑफिशियली आपको श्योर नहीं कर सकता कि डेट बढ़ेगी, लेकिन मैं इतना कॉमन सेंस जरूर रखता हूँ कि डेट बढ़ेगी। ठीक है? तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ आपको कि डेट बढ़ेगी, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि डेट बढ़ेगी। अब आप इस बात को समझिए और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग के पास क्या होता है कि एडमिशन इंचार्ज जो है वो सूचनाएं भेज देते हैं सारे एचओडी के पास। सारे एचओडी का काम होता है कि उसको अपने स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दे। उसमें क्या इनपुट है, क्या टेक्निकल चीजें आएंगी, क्या करना है, वो सब वो लोग तय करते हैं। ठीक है? तो बहुत तनाव नहीं लेना है, मुख्य काम पढ़ाई करना, वो करते रहिए। ठीक है सर। चलिए, तो हम लोग काव्य शास्त्र, काव्य लक्षण की बात कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने कई विद्वानों के सूत्रों को देखा था कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। अगर आप लोगों ने घर पे दोहराया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दोहराया होगा तो भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं आप लोग से ये कहूंगा कि जो पढ़ाया जाता है उसको एक बार जरूर घर पे जो भी किताब उपलब्ध है उसके माध्यम से देखा करें। तो पहली बात तो ये कि मैं जो कह रहा था काव्य लक्षण के संबंध में, कई आचार्यों के मतों का उल्लेख हम लोगों ने किया, सिद्धांतों का। उसमें मम्मट वाला आप लोगों ने पढ़ा? मम्मट ने क्या कहा है? जी सर। जी क्या सर, कहा है पढ़े। मम्मट ने, जरा बताइए क्या कहा? तद्दोषो शब्दार्थो सगुना वन लंकृतो पुनः क्वापि। तद्दोष शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। जो अदोष हो, तद्दोष हो, तत् अदोष हो, ये दो शब्दों से मिलकर बना है तत् अदोष हो। इसमें दोष न हो, यानी दोष रहित हो, सगुणा गुण युक्त हो, अलंकृति पुनः क्वापि अलंकृत हो, पुनः क्वापि मतलब अगर अलंकार कहीं से नहीं भी आया तो भी उसके काव्यत्व की हानि नहीं होती। यानी उनका विशेष जो बल है वह दोष रहित होने पर है और गुण युक्त होने पर है। अब ये दोष और गुण, ये दोनों काव्य शास्त्र में पारिभाषिक शब्द हैं। काव्य गुण
की चर्चा आप लोग अगर पिछले सेमेस्टर में मीन्स बीए में पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो काव्य गुण कम से कम 3 माने जाते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य, है ना। ओज मतलब उत्साह का, वीरता का भाव, इसका जो रस इससे जो संबंधित है, गुण से संबंधित जो रस है वो वीर रस है। प्रसाद यानी जिसमें आपका मन शांत होता है। शांत का मतलब ये नहीं कि एकदम शांत हो गया, प्रशांत मतलब मन का प्रफुल्लित रहना, मन का मुदित रहना। इसका जो भाव जुड़ा है वो श्रृंगार रस से जुड़ा हुआ है, श्रृंगार रस इसका मूल रस है। और ओज, प्रसाद और माधुर्य, 3 गुण की बात की मैंने ना, तो ओज गुण जो है वो वीरता से हो गया, माधुर्य गुण जो है वो श्रृंगार से हो गया, और प्रसाद जो गुण है वो शांत रस से जुड़ा हुआ है, जिसमें नवे रस के रूप में शांत रस की कल्पना की गई थी। आप लोग को याद होगा मैंने क्लास में चर्चा की थी इस बात की कि जो रस है, पूछा जाता है कि रसों की संख्या कितनी, तो हम लोग के जुबान से तुरंत निकलता है कि 9 रस है। लेकिन आप लोग अगर इसको ठीक से अध्ययन करेंगे तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र का जब प्रवर्तन किया था तो उन्होंने नाटक के संदर्भ में सिर्फ 8 प्रकार की रसों की बात की थी। कहा था 8 ही रस होते हैं, और उन्होंने शांत रस को नहीं माना था। क्यों नहीं माना था? क्योंकि भरत मुनि ने रसों की जो गणना की थी, रसों की जो चर्चा की थी, वो नाटक के संदर्भ में की थी, और नाटक वही होता है जो मंच पर प्रस्तुत किया जा सके। जितने रस हैं, 8 रस, जिनकी बात भरत मुनि कह रहे हैं, श्रृंगार हो, हास्य हो, अद्भुत हो, वीर हो, करुण हो, विभत्स हो, भयानक हो, ये जो रस है, रौद्र हो, ये 8 रस, इन 8 रसों की प्रस्तुति मंच पर की जा सकती है। तो इनसे रसों से जुड़ा हुआ जो अस्थाई भाव, जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है, हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। इन सभी भावों को मंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है अपनी गतिविधियों के माध्यम से, एक्शन के माध्यम से, जिसको एक्टिंग बोलते हैं, अभिनय बोलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि शांत रस अभिनय नहीं है, शांत रस को हम मंच पर प्रस्तुत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए शांत रस से जो शब्द, जो सीधी सीधी बात निकल जाती है कि हम मंच पर अगर सीधे खड़े हैं और दर्शक ये सोचे कि हम शांत हैं, तो ये थोड़ा सा भ्रामक स्थिति हो सकती है। हो सकता है कि हम शांत हैं इसलिए क्योंकि हम बहुत ज्यादा दुखी हैं, या इसलिए कि हमारे अंदर बहुत गुस्सा है, हम क्रोध के भाव में, रौद्र रस के भाव में डूबे हुए, इसलिए शांत अपने को रखे हुए हैं, है ना। तो शांत रस जो कि अभिनय नहीं है, मंच पर अभिनय नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने रसों की श्रेणी में उसको नहीं रखा, 8 ही रस माने, क्योंकि नाटक के संदर्भ में कह रहे थे। बाद में जब अभिनवगुप्त ने चर्चा की, तमाम से विचार विश्लेषण किया, तो उन्होंने कहा कि इससे मंच पर प्रस्तुत करने वाला नाटक ही काव्य थोड़ा ही है, जो पढ़ा जाता है, जो लिखा जाता है, वह सब भी काव्य है। उसमें शांत रस आप बाकायदा शब्दों के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। तो तब उन्होंने 9वें रस की परिकल्पना की, और बाद में तो बहुत सारे रस की परिकल्पना होती गई, आचार्यों ने अपने तरफ से जोड़ते चले गए। तो अगर आपको विकल्प पूछता है कि भरत मुनि ने कितने रसों की कल्पना की, तो आप 8 लिखेंगे। इन भारतीय काव्य शास्त्र में कितने रसों की संख्या कितनी है, तो आप जो है ऑप्शन में उम्मीद है कि 8, अगर 9 रहेगा तो 8 नहीं रहेगा, या 8 रहेगा तो 9 नहीं रहेगा, ये आप तय मानिए, ताकि भ्रम की स्थिति पैदा न हो। तो 8 रस मूलतः भरत मुनि के हैं, ने माने हैं, उन्होंने शुरुआत की, रसों की परिकल्पना की है, और 9वां रस अभिनवगुप्त ने जोड़ा। इसके बाद बहुत सारे रसों की बात हुई है, कम से कम 34, 35, 36 रसों की बात होती है, कहीं कहीं 60-70 रसों की बात होती है। तो उसमें आपको नहीं जाना, 8 और 9 का दिमाग में रहना चाहिए कि 8 किसने माना और 9वां किसने जोड़ा, ठीक है। तो अब आ रहा था काव्य गुण पे, कि जो ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण है, ये तीनों कहीं न कहीं रसों से जुड़े हुए हैं, और तीनों किसी न किसी रीति से जुड़े हुए हैं। रीतियां कौन कौन सी हैं? तो रीति है, आपको जब मैं पढ़ाऊंगा ये क्या नाम है, रीति संप्रदाय वामन का, तब मैं और विस्तार से चर्चा करूंगा। संकेत ये कर रहा हूं कि वामन ने 3 प्रकार के रीतियों की परिकल्पना की है, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। ये तीनों रीतियां हैं, तीनों काव्य गुण से संबंधित हैं। वैदर्भी रीति विदर्भ क्षेत्र, विदर्भ कहाँ है?
भारत के भूगोल में देखिएगा, इधर महाराष्ट्र और उसके आसपास का इलाका, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये पूरा इलाका जहाँ पे रजवाड़े बहुत ज्यादा थे, युद्ध जहाँ बहुत होता था, वहां पे विदर्भ क्षेत्र था। और वहां वैदर्भी रीति काव्य में प्रयोग होती थी। वैदर्भी रीति में वीरतापूर्ण बातें ज्यादा होती थी। राजा आपस में लड़ेंगे ही ना, युद्ध ही तो करेंगे। छोटे छोटे रजवाड़े थे, लड़ते भिड़ते थे, तो उनको अपना जोश बढ़ाने के लिए वीर रस की कविताएं सुनाने वाला कोई कवि चाहिए था। तो राजाओं की प्रशंसा करने के लिए, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए कविताओं में प्रायः विदर्भ क्षेत्र में ऊज गुण बातें हुआ करती थी। इसलिए ऊज गुण वैदर्भी रीति से जुड़ता है। फिर दूसरी रीति है गौड़ी रीति। गौड़ क्षेत्र बंगाल के क्षेत्र को बोलते हैं। बंगाल और इसका जो पूर्वी बिहार जोड़ लीजिए, ये इलाके जो उड़ीसा का कुछ तटीय इलाका, जो आर्थिक रूप से थोड़े समृद्ध थे। इसलिए समृद्ध थे क्योंकि जो आप देख रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो तटीय इलाके होने के चलते पहले भी व्यापार वहाँ काफी हुआ करता था। और वेजिटेशन मतलब धन धान्य बहुत था, अनाज उत्पन्न होते थे, उनका विदेशों में भी नौकाओं द्वारा जो है व्यापार होता था। तो आर्थिक रूप से अन्य राज्यों के अपेक्षा थोड़ा समृद्ध थे। और चूंकि व्यापारी वर्ग ज्यादा यहाँ पे था, व्यापारी वर्ग झगड़ा कम करता है क्योंकि उसको बिजनेस करना है, वो बचा के चलता है। तो इस व्यापारिक संस्कृति के चलते गौड़ी क्षेत्र में थोड़ी शांति थी। और शांति थी इसलिए वहां पर कल्पनात्मक सांस्कृतिक गतिविधियां ज्यादा सक्रिय थी। मतलब जहाँ शांत होगा वहां पे लोग आराम से लिखेंगे, पढ़ेंगे, गायन वादन नृत्य, इन सब चीजों का बहुत चलन होगा। और वानस्पतिक रूप से बहुत हरा भरा है, तो मन में एक सौंदर्य बोध भी भरा रहता है। अब राजस्थान का क्षेत्र तो रेत से भरा हुआ है, पहाड़ों से भरा हुआ है ये इलाका, जो कुछ गुजरात का, कुछ मध्य प्रदेश का, पहाड़ों पठारों से। तो दृश्य ही इतना कठोर है कि वहां पर आदमी क्या प्रेम और श्रृंगार की बात करेगा, वहां युद्ध ही हो सकता है। और गौड़ी क्षेत्र में चूंकि प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत समृद्ध था, आर्थिक समृद्धि भी थी, शांति थी व्यापारिक गतिविधियों के चलते, इसलिए वहां के कविताओं में एक तरह का लालित्य, आपको एक तरह का सौंदर्य, श्रृंगारिक चेतना ज्यादा दिखाई पड़ी। इसलिए गौड़ी क्षेत्र में जो माधुर्य गुण है उसकी प्रधानता थी, क्योंकि श्रृंगार रति से जुड़ा हुआ है और रति में माधुर्य का गुण समाया हुआ है। दो बातें हुई। और तीसरी रीति जो थी वो थी पांचाली। तो विदर्भ क्षेत्र और गौड़ क्षेत्र के बीच का जो इलाका था वो पांचाल क्षेत्र था। इसमें आपका उत्तर प्रदेश, आज का उत्तर प्रदेश, उस समय उसको संयुक्त प्रांत या क्षेत्र ऐसे कुछ बोलते थे। तो उत्तर प्रदेश जिसमें राजस्थान का पूर्वी इलाका आप जोड़ सकते हैं जो क्षेत्र में आता था, वो सब है ना, कुछ बिहार का पश्चिमी इलाका, ये सारे क्षेत्र जो प्रायः दोनों ही तरह की स्थितियां वहां पर थी। थोड़ा इधर के एरिया में जो बंगाल से सटे हुए इलाके थे वहां पर श्रृंगारिकता ज्यादा थी, और जो बीच के क्षेत्र का हिस्सा विदर्भ क्षेत्र से जुड़ा हुआ था वहां भी थोड़ा युद्ध का प्रभाव था। इन दोनों को मिला के बीच में इस पूरे पांचाल क्षेत्र में प्रसाद गुण की कविताएं, यानी इसमें शांत रस ज्यादा प्रमुख था, और उस तरह का साहित्य, उस तरह की कविताएं लिखी जा रही थी, रची जा रही थी। तो वामन ने इन तीनों भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर काव्य की 3 रीतियों को फाइंड आउट किया था कि भारत में 3 तरह की काव्य रीतियां हैं, और इन तीनों काव्य रीतियों से का संबंध काव्य गुण से है। तो जब मम्मट ये कहते हैं कि तद्दोषौ शब्दार्थो सगुणा वनलिंकृति पुनः क्वापि, कि जो दोष रहित हो, शब्द और अर्थ तो हो ही उसमें, और गुण युक्त हो। अब गुण से यही तात्पर्य था उनका कि उसमें ओज गुण हो, प्रसाद गुण हो या माधुर्य गुण हो, और तीनों गुण हो तो क्या कहने, तो बहुत बड़ी बात है ना। तो वो एक तरह से कहीं ना कहीं कविता को, साहित्य को क्लासिकल बनाने की कोशिश कर रहे थे, यानी नियमबद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, कि जिसमें कविता का दायरा थोड़ा जैसे होता है ना शास्त्रीय हो जाए। जैसे होता है कि भाई क्रिकेट आप देखते होंगे, क्रिकेट में 2 तरह के क्रिकेटर होते हैं। एक होते हैं कि वो लगातार चौके छक्के लगाते रहते हैं, उनको कोई नियम कानून नहीं पता, वो बल्ला घुमाते हैं और चौके छक्के मारते हैं। और कुछ होते हैं जो एकदम आप कह सकते हैं जो
बुक स्टाइल होती है, कॉपी बुक स्टाइल। जैसे राहुल द्रविड़ के बारे में कहा जाता था कि वे क्रिकेट के जो शॉट खेलते थे, जैसे क्लासिकल ट्रेनिंग दी जाती है कि बकायदा इस तरह से ये ऑफ ड्राइव, ये कवर ड्राइव खेलिए, उस तरह से बिल्कुल सैद्धांतिक खिलाड़ी थे वो। और बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो हिट करते हैं, खाली वो बल्ला घुमाते हैं और उनके तुम्हें कोई क्लास आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। जैसे क्रिस गेल है वेस्ट इंडीज के ज्यादातर खिलाड़ी बहुत क्लास नहीं दिखाता, वो अपने शरीर का और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं और प्रायः इस तरह से खेलते हैं। मैं ये कह रहा था कि जो कैसा लोग मीटिंग लेफ्ट कर रहे हैं, क्या समस्या आ रही है? इस तरह से क्लास करेंगे तो फिर आगे से मैं जोड़ूंगा ही नहीं लोगों को। 3 लोगों को नोटिस किया मैंने अभी। क्या आप लोग बोर होते हैं मेरी क्लास में? तो भाग जा रहे हैं, अजीब लग रहा है ये तो। सीधे दिखा रहा है, रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है कि क्लास लेफ्ट कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, दिखा जाए, समझाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो क्लासिकल जो तरीका होता है कविता लिखने का, जैसे हम लोग रीतिकाल में पढ़े होंगे, कवि आचार्य वो थे जो खुद विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत से कविता लिखने के लक्षणों को सीखा था, उन्होंने अध्ययन किया था, वो विद्वान थे, है ना। तो रीति मतलब लक्षण होता है, कविता के लक्षण। दोहा लिखे तो दोहा का लक्षण क्या है, कैसे हम दोहा लिखें, सोरठा लिखे तो उसका क्या लक्षण है, चौपाई लिखे तो सवैया लिखे, कवित्व लिखे तो सबके लक्षण, सबके फॉर्मूले होते हैं, इतनी मात्राएं, इतनी शब्द, ये सब होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो जो सैद्धांतिक तरीका है कविता लिखने का, मम्मट का काव्य सिद्धांत या काव्य लक्षण के संबंध में जो चिंतन है, वो उसे एक सीमा में बांधता है। कहते हैं कि गुण युक्त हो, दोष रहित हो। दोषों की भी परिभाषा दी गई है, दोष भी कितने हैं, तो कई सारे दोष हैं उसमें। कुछ दोष जैसे श्रुति कटुत्व दोष, है ना, पुनरुक्ति दोष, ग्राम्यत्व दोष, ऐसे करके काव्य शास्त्र में बकायदा बहुत सारे दोषों की गणना की गई है। कविता में अगर सुनने में कड़वे शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो कानों को आकर्षित नहीं करेंगे, इसलिए वो एक दोष है, श्रुति कटुत्व, सुनने में कड़वा। दूसरा है ग्राम्य, तो मतलब अगर उसमें बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग न करके ग्रामीण भाषा या गंवारू भाषा का प्रयोग कर दिया गया, वो काव्य को बहुत अच्छा नहीं बनाएगा, है ना। पुनरुक्ति दोष मतलब एक ही चीज को बार बार रिपीट किया जा रहा है। अति कथन, किसी कविता में किसी बात को बहुत ज्यादा कह दिया गया, वो भी एक तरह का दोष है। इस तरह के दोषों की भी बाकायदा सैद्धांतिकी बनाई गई है भारतीय काव्य शास्त्र में। मम्मट ने अपनी परिभाषा में कहीं न कहीं कविता में जो एक कल्पनाशीलता की गुंजाइश रहती है, उसे बाधित करने की कोशिश की है। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुण और दोष को बहुत ही अनिवार्य तत्व के रूप में देखा। फिर कहते हैं अलंकृति अनलंकृति पुनः क्वापि, अगर अलंकार है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी चलेगा। यहाँ पर वो थोड़ी छूट लेते हैं कि भाई चलो अलंकारिक प्रयोग नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन जब अलंकार है और अलंकार में भी आप दोष देखने लगेंगे कि वो फला दोष को दिखा उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फला गुण को कैरी कर रहा है कि नहीं, तो फिर वहां पर दिक्कत होती है। तो मम्मट का यह काव्य सिद्धांत, काव्य लक्षण संबंधित चिंतन है तो महत्वपूर्ण कई दृष्टियों से, लेकिन उसकी कुछ सीमाएं हैं जिसको लेकर के बाद में लोगों ने आक्षेप भी की। तो फिर उसमें एक चर्चित जो नाम हम लोग को मिलता है वो आचार्य विश्वनाथ का है। विश्वनाथ कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्य, जो रसात्मक वाक्य है वही काव्य है। तो अब आपको ये थोड़ा समझना होगा कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, और वो ये भी एक तथ्य है कि मम्मट का बहुत जम के विरोध किया था आचार्य विश्वनाथ ने। क्यों किया था ये भी एक आपको जानना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो अदोषव शब्द है, अदोषव, उस पर आपत्ति है। आचार्य विश्वनाथ ने कहा था, क्या आपत्ति है? उन्होंने कहा कि अगर हम अदोषव कहते हैं कि अदोषव होने पर ही, दोष रहित होने पर ही काव्य है, तो फिर जो सदोष है, जिनमें दोष है, दोष कौन कौन से, तो मैंने बताया ना कि 3-4 का मैंने नाम लिया, ऐसे करके 15-20 दोषों की गणना की गई। अगर मान लीजिए इन चारों में, इन इतने दोषों में से कुछ दोष हैं, तो क्या हम उसे काव्य नहीं कहेंगे? ऐसा
ऐसी ऐसी कविता जिसमें व्यंजना शक्ति बहुत प्रबल हो, भले ही दोष हो, तो क्या हम उसको काव्य नहीं कहेंगे? कहना ही चाहिए। जैसे सबसे बड़े इसके उदाहरण हैं गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास की तमाम रचनाओं में, तमाम को तो छोड़ दीजिए ना, हम लोग नहीं जानते, लेकिन रामचरितमानस में ही देख लीजिए, दोष ही दोष भरे पड़े हैं। कहीं भाषा के स्तर पर दोष है, कहीं वाक्य विन्यास के स्तर पर दोष है, कहीं छंदों की जो सैद्धांतिकी है उसके अनुसार भी दोष है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ काव्य है, महाकाव्य है वो। इस अंतर को आप इस रूप में समझिए कि आपका भाव सुंदर हो, ग्रामर भले आपका गलत हो सकता है कि हम लोग जो वाक्य लिखें, जो उत्तर दें, जो कुछ भी कहें, उसमें ग्रामर की या व्याकरण की अशुद्धि हो, लेकिन हम जो कहना चाह रहे हैं, जिस भाव को, जिस विषय को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो महत्वपूर्ण हो, वो भाव प्रवण हो, हम मर्म को पहचानते हो, तो हमारा काव्य श्रेष्ठ काव्य कहा जाएगा। तो दोष रहित होना श्रेष्ठ काव्य का अनिवार्य मापदंड नहीं है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। फिर कहते हैं कि अगर हम दोष की सीमा को ही देखने लगेंगे, दोष की सीमा में बांधने लगेंगे या गुण की सीमा में बांधने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं हम, जिसके बाद मैं चर्चा कर रहा था कि काव्य में जो कल्पनाशीलता है, काव्य चूंकि कल्पना का व्यापार है, कल्पना की ही गतिविधि है, उसमें कल्पनाशीलता होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए लिखने वाले का, उस संभावना को भी खारिज करने की कोशिश करते हैं। और फिर अगर रस की हानि नहीं हो रही है, विश्वनाथ कहते हैं कि अगर रस की हानि नहीं हो रही है तो दोष होने पर भी वह दोष नहीं माना जाएगा, उसे श्रेष्ठ काव्य कहा जाएगा। तो रस की हानि नहीं होना मतलब कि हमें उसका आस्वादन मिल रहा है, कविता पढ़ के हमें आनंद आ रहा है, और कविता में बहुत सारे व्याकरण के नियम नहीं चलते, उसमें कल्पनाशीलता होती है, और हमारी कल्पनाशीलता को इतनी छूट रहती है कि जो सामान्य तरीके से लोग नहीं समझ पाते, सामान्य बोध में नहीं समझ पाते, वह कविता अपने ढंग से लोगों को अपनी कल्पना के माध्यम से वो कहती है। जैसे मैंने एक बार आप लोगों को बताया था, चांद मेरे हाथों में आकर पिघल गया, एक ये वाक्य है, और एक है कि चाय पी लो गरम गरम, बिस्किट खा लो नरम नरम। तो आप देखेंगे कि अगर शास्त्रों के हिसाब से, सिद्धांतों के हिसाब से देखें तो जो ये चाय पी लो वाली पंक्ति है, इसको आप कविता कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें तुकबंदी है, इसमें शब्दों का, छंदों की संख्या सुनिश्चित है, मात्रा की संख्या सुनिश्चित है। लेकिन इसमें दूसरी कविता, दूसरी पंक्ति है, चांद मेरे हाथों में आकर पिघल गया, इसमें उस तरह से क्लासिकल चीजों का व्यवहार नहीं किया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए कि काव्यत्व या कल्पनाशीलता या हमारे भावों को स्पर्श करने की क्षमता किसी वाक्य में, इसी को हम लोग आस्वादन बोलते हैं। कविता को पढ़ने के बाद जो हमें आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, वही आस्वादन है। तो और अगर रस आस्वादन हो रहा है, यानी रस की हानि नहीं हो रही है, रस का नुकसान नहीं हो रहा, तो विश्वनाथ कहते हैं कि अगर रस की हानि नहीं हो रही है तो वह काव्य श्रेष्ठ काव्य है, उसे काव्य कहना चाहिए। इसलिए मम्मट की जो परिभाषा है उसमें उसकी सीमाएं वो दिखाते हैं। तो फिर जब ये वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि वो काफी कुछ आसान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो कहते हैं वाक्यम, वाक्य क्या होता है? वाक्य की परिभाषा आप लोग बताएंगे, भाषा विज्ञान पढ़े हैं, वाक्य किसे कहते हैं? कोई बताना चाहेगा? कोई नहीं? सर, दो या दो से अधिक समूह, शब्दों के शब्दों के सार्थक समूह को, सर वाक्य दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कह सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। यानी शब्द हो, कई सारे शब्द हों, और लेकिन उनमें उनका अर्थ हो, सार्थक हो, वो अर्थहीन न हो,
तो शब्दों का जो सार्थक समूह है वो वाक्य है। तो जब हम वाक्य शब्द का प्रयोग ये करते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, तो वाक्य शब्द कह करके कहीं न कहीं वो शब्द और अर्थ दोनों की बात कर देते हैं, जिसके लिए वो अलग से वो कहते हैं क्या, तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि, अलग से शब्द अर्थ लिखते हैं। वो कहते हैं उसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वाक्य लिखिए। वाक्य में शब्द अर्थ होते ही हैं, वाक्य तभी बनेगा जब उस अर्थयुक्त या सार्थक शब्दों का समूह होगा। शब्द और अर्थ की संगति तो वाक्य में आ ही जाती है। और कहा रसात्मकम, इसमें रस की आत्मा हो, या जिसकी आत्मा में, जिसके अंतर वस्तु में रस हो, आस्वादन हो जिसका, तो इससे आशय होता है, इससे क्या आशय निकलता है कि रसात्मकम शब्द के माध्यम से उन्होंने उस वाक्य का जो भाव पक्ष या अनुभूति पक्ष है उसकी चर्चा कर दी है, और वाक्य शब्द करके उन्होंने शब्द और अर्थ की बात कह दी है। और जब सार्थक शब्द आ जाते हैं तो उसमें गुण और दोष की बात अपने आप समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो सार्थक है तभी वो वाक्य बने हैं। इसे उसमें गुण है न उसमें दोष है, इस तरह का आरोप उसमें हम उसमें नहीं लगा सकते, इस तरह कोई पैरामीटर तय नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्य ही काव्य लक्षण है, काव्य की श्रेष्ठ परिभाषा है, हमें उसे समझना हो। अब एक सवाल आपके मन में आएगा, अगर आपने रस संप्रदाय पढ़ा होगा, कि रस संप्रदाय में कहा गया है कि रस की व्युत्पत्ति होती है। कैसे होती है? तो विभावा या निष्पत्ति होती है। कैसे होती है? तो विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति नहीं होती है। निष्पत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। निष्पत्ति और उत्पत्ति में अंतर है। उत्पत्ति जो है वो शून्य से होती है, पहले कुछ नहीं था और अब उत्पन्न हुआ है। और निष्पत्ति क्या होती है? निष्पत्ति होती है कि पहले से कुछ है, कोई विशेष घटना या विशेष प्रभाव के चलते वह प्रकट हो गई, वो छुपी हुई थी, वो प्रकट हो गई। समझे बात को? तो रस के संदर्भ में यही कहा जाता है कि हम सभी के हृदय में रस पहले से विद्यमान है। और सर इसमें अनुभाव का मतलब क्या होगा? अनुभव मतलब जो शारीरिक गतिविधियां हम करते हैं, जैसे विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। तो जो विभाव मतलब हुआ जो रस को उत्पन्न करने का कारण है, जैसे आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव की होती है। जैसे मान लीजिए इसको परिभाषित किया भरत मुनि ने कि अगर कोई नाटक चल रहा है मंच पर, राम और सीता का जो अभिनय कर रहे हैं, तो वो राम और सीता जो अभिनेता अभिनेत्री है वो आलम्बन हो गए। और जिस भाव को प्रदर्शित करने के लिए मंच पर जिस तरह का दृश्य क्रिएट किया गया है, अगर पर्दे लगाए गए हैं, संगीत है, चिड़ियों की चहचहाट है, सुबह का दृश्य क्रिएट किया गया है, संगीत पीछे से कहीं से बज रहा है, ये उद्दीपन विभाव होगा। तो ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, उद्दीपन। फिर अनुभाव मतलब जो एक्शन वो करता है, जो एक्टिंग वो करता है, जो अपनी शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से प्रदर्शित करता है मंच पर। आप ये समझिए कि चूंकि मंच, स्टेज से और दर्शक के बीच में दूरी हुआ करती थी, तो हर गतिविधि को शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से प्रस्तुत करना होता था। गुस्सा दिखाना है तो वो तमतमाता हुआ स्टेज पर इधर से उधर चले, हाथ लेके, आंखें फड़के लाल हो जाएं, ये सब चीजें जो है वो खुद के भाव को प्रकट करते थे, रौद्र रस। तो यही क्रोध आ रहा है और जनता को बताना है कि भाई फला अभिनेता क्रोध का अभिनय करने जा रहा है, और अभिनेता चुपचाप बैठ जाए तो दर्शक को क्या पता चलेगा? कैमरा तो जूम करके नहीं है कि उसका दांत पीसते हुए दिखा रहा है। तो वो जो शारीरिक चेष्टाएं हैं उनको अनुभाव कहते थे। भावों के पीछे, अनु मतलब पीछे होता है, भाव मतलब मूल भाव, अस्थायी भाव। भावों के पीछे चलने वाली, होने वाली जो गतिविधियां हैं, आपके मन में क्रोध आया तो आपने उसके पीछे फिर एक एक्शन किया, श्रृंगार का है तो उसके अनुसार एक्शन किया, करुणा का है तो उसके अनुसार एक्शन किया, यह अनुभाव हुआ। जब कहते हैं विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति, ये सब हो तब रस की निष्पत्ति होती है। आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या इतना टेक्निकल होकर के आचार्य विश्वनाथ ने सब अपने वाक्य को कहा है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम को में जो रस शब्द आया, रस की आत्मा, रस युक्त आत्मा वाला वाक्य काव्य है, क्या वो अपने दिमाग में ये बात लेके चल रहे थे कि उसमें विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और संयोग
इन सारी चीजों की स्थिति होगी तब जाके रस निष्पन्न होगा। तो ये एक अलग बात विषय है। जब मैं रस संप्रदाय पढ़ाऊंगा तब आपको ये बताऊंगा कि आचार्य विश्वनाथ ने इसको कितनी सीमा तक स्वीकार किया था, ठीक है ना। लेकिन आप जब अपना उत्तर लिखिएगा तो ये बात जरूर कहिएगा कि मम्मट का जो काव्य सिद्धांत था, जो काफी प्रसिद्ध था, उसमें अदोषौ और गुण युक्त इन सब शब्दों को लेकर के आचार्य विश्वनाथ ने आपत्ति दर्ज कराई थी और वाक्यम रसात्मकम काव्यम कह करके एक संक्षिप्त और संश्लिष्ट परिभाषा देने की कोशिश की थी। वाक्य शब्द कह करके उन्होंने शब्द और अर्थ का स्वभाव को एक छोटे से शब्द में, वाक्य शब्द में समाहित कर दिया। अलग से शब्द अर्थ नहीं लिखा, जो कि मम्मट ने कहा था शब्दार्थों सहित तद्दोषो शब्दार्थों, और भामन ने भी कहा था शब्दार्थों सहित काव्यम, शब्द और अर्थ का सहित भाव। तो जो लोग पता नहीं क्यों अलग से शब्द और अर्थ का सहित भाव जैसे शब्द लिख रहे थे, उनका ये कहना था कि सब लिखने की जरूरत नहीं, वाक्य लिख दीजिए, बात पूरी है। और कहा कि दूसरी बात है कि जब गुण और उसकी बात करेंगे, दोष की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम रचना को क्लासिकल बनाने की या शास्त्रीय बनाने की कोशिश करेंगे, जबकि कविता या काव्य कल्पनाशीलता का, मुख्यतः कल्पनाशीलता का व्यापार है। तो हम उसको सैद्धांतिक शास्त्रीय बनाने के प्रयास में उसमें जो काल्पनिकता है, जिसमें नवीनता आ सकती है, उसकी संभावना को खारिज कर देते हैं। कल्पनाशीलता में ही नवीनता समाहित होती है। अगर कविता आपको हर पाठ में नया अर्थ न दे तो कविता कविता है ही, ठहरा हुआ वाक्य है, मृत वाक्य है, जिसको हम लोग वार्ता कह सकते हैं, सपाट बयानी कह सकते हैं, कि उसमें कोई आकर्षण नहीं है। कविता कबीर ने लिखी बहुत पहले और आज भी हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि वो हमारे एमए के पाठ्यक्रम में है, इसलिए बेसिकली पढ़ रहे हैं कि वह कविता आज भी हमारे समय के संदर्भों से जुड़ती है। सिर्फ हमारे समय के सवालों को ही नहीं उठाती, बल्कि कविताई जो होती है, कविता का में जो एक लालित्य होता है, जो सौंदर्य तत्व होता है किसी भी काव्य का, उसमें भी वह अभी भी हमको अपील करती है। कबीर की कविताएं या तुलसी की कविताएं, जो भी भक्तिकालीन कविताएं लिखी गई, तमाम कवि हैं। तो कविता में कविताई या काव्य तो जो शब्द है ना, वो सिर्फ उसके शिल्प या उसके भाव से जुड़ा नहीं है, बल्कि दोनों के समन्वय में जुड़ा हुआ है, समन्वय से जुड़ा हुआ है। वही कविता प्रासंगिक है जो हर पाठ में नया अर्थ दे करके आपको चकित कर दे। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयताया। क्षण क्षण, प्रत्येक क्षण जिसमें नवीनता का बोध होता है, वही रूप रमणीय है। इसी रमणीय शब्द को आचार्य विश्वनाथ के बाद पंडित राज जगन्नाथ ने पकड़ लिया और उन्होंने लिखा क्या, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमणीय अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द काव्य है। तो ये रमणीय शब्द क्या है और रमणीय में और सुंदर में क्या अंतर है, ये भी थोड़ा सा आपको जान लेना होगा। रमणीय या रमण में अर्थ होता है गतिशील सौंदर्य। रम्य जो रमण करता है, जो गति करता है, सौंदर्य वही श्रेष्ठ है जो गतिशील हो, जीवंत हो। गतिशील है, जीवंत है, तभी वो नया है। उदाहरण के लिए आप किसी तालाब के किनारे बैठिए, तालाब की सीढ़ियों पर, उसका पानी एकदम शांत ठहरा हुआ है, देखते देखते आप बोर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम लोग चिप्पी मारते हैं, वो पत्थर का टुकड़ा लेकर के उसे मारते हैं तो उड़ते हुए उतर जाता है और पानी में एक लहर पैदा होती है। वो लहर हमें आकर्षित करती है, वो हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें गति है, उसमें एक मूवमेंट है, वो स्थिर नहीं है। हर चीज जो जड़ है वो असुंदर हो जाती है, भले ही कितनी वो सुंदर हो, और हर चीज जो जीवंत है, प्राणवंत है, वो सुंदर है। जैसे डेड बॉडी को आप कितनों भी सजा दीजिए, वो सुंदर नहीं लग सकती, लेकिन जीवित मनुष्य सुंदर लगता है। अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, क्या महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है, अश्रु रक्त स्वेद से लथपथ अग्निपथ। ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है। ये सबसे महान दृश्य है कि मनुष्य चलता हुआ दिख रहा है, मनुष्य गतिशील दिख रहा है। जीवन तभी जीवन है जब वह गतिशील है। इसी बात को पकड़ा पंडित राज जगन्नाथ ने और उन्होंने कहा कि जो रमणीय अर्थ है, हर वो वाक्य, हर वो शब्द जो
गतिशील सौंदर्य वाले अर्थ को प्रकट करता है वही काव्य है। एक और उदाहरण से वो समझाते हैं कि जैसे भारतीय काव्य शास्त्र में, भारतीय शास्त्रों में नायिका के जब सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, उसमें नायिका के चाल पर भी उसके सौंदर्य का निर्धारण किया गया है। इसको हम लोग गजगामिनी नायिका या हस्तिनी नायिका, गजगामिनी नायिका कहते हैं। गजगामिनी इसलिए कहते हैं कि हाथी की तरह चलने वाली स्त्री। तो हाथी की तरह चलने वाली स्त्री का तात्पर्य नहीं होता है कि स्थूल का स्त्री या भारी शरीर की स्त्री। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री का तात्पर्य यह है कि हाथी को जब आप चलते देखिएगा तो आप देखेंगे कि उसका पिछला पैर अगली पैर के सीध में आता है, और सीध में आने से क्या होता है कि क्योंकि विशाल काय होती है तो वो एक लहर जैसी पैदा करती है। जैसे कैट वॉक आपने सुन रखा होगा, तो कैट वॉक में बिल्ली की तरह चल, तो कैसे चलते हैं, तो बिल्ली को देखिएगा, कभी नोटिस करिएगा, तो जहां जिस सीध में बायां पैर है उसी में दाहिना पैर आता है। इसके चलते क्या होता है कि अपने आप एक लय पूरे शरीर में लहर जैसी पैदा होती है। यही गति है, यही गतिशीलता है कि जिसके चलते वो हमारे शास्त्रों में ऐसी नायिका जो हाथी की तरह चलती हो उसको सौंदर्यशाली नायिका के रूप में दिखाया गया। क्यों? कि गति है। मैंने आपको तालाब का उदाहरण दिया, मैंने आपको भारतीय सिद्धांत में नायिका का जो भेद वर्णन उसका उदाहरण दिया, मैंने आपको क्षण क्षण यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयताया, क्षण क्षण जिससे नवीनता का बोध होता है वह रूप रमणीय है। इन तमाम उदाहरणों के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की कि रमणीय अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द ही काव्य हैं, ऐसा पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके चलते, रमणीय के चलते क्या होगा कि हम अर्थ को किसी काल विशेष तक सीमित न करके कालजयी बना देते हैं। कबीर ने या तुलसी ने अपने समय में लिखा होगा, मध्य युग में लिखा, लेकिन आज भी अगर उनकी कविताओं को हम पढ़ते हैं तो लिखते हैं ना कबीर की प्रासंगिकता या तुलसी की प्रासंगिकता, तो सिर्फ इसलिए नहीं लिखते कि उन्होंने क्या बातें कही, इसलिए भी लिखते हैं कि उन्होंने किस रूप में बातें कही, किस फॉर्मेट में, किस शैली में बातें कही, उसमें उसके शरीर का, यानी उसके शब्दों का, उसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है बाहरी, उसका भी क्या सौंदर्य है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, आज के दौर में उसकी भी बात करते हैं, और उसकी भी बात करते हैं तो उसमें क्या कुछ कहा गया था। तो हम अपने समय से रिलेट कर पाते हैं, तो इसीलिए ना, क्योंकि उसमें नए अर्थ देने की संभावना थी उन शब्दों में। तो काव्याक्षर के संबंध में पंडित जगन्नाथ का यह कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि रमणीय अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द काव्य है। परीक्षाओं में अलग से पूछा जाता है कि आचार्य विश्वनाथ का जो सिद्धांत है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, इस पर अपना एक आलेख लिखिए, या पंडित राज जगन्नाथ के काव्य सिद्धांत रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इस पर एक आलेख लिखिए। तो वो तो अब ऐसे करेंगे हम तो फिर भामा पे भी होगा, सब पे होगा, सबका लिखना होगा, इसलिए हम सीधे सीधे काव्य लक्षण पे सबकी बातों को संक्षेप में थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे। आप लोग बस ये याद रखिएगा किसकी कौन सी रचना थी, किसमें उन्होंने बात कही। जैसे भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक किताबों में अपनी बातें कही थी। भामा ने काव्यालंकार में, किताब थी काव्यालंकार, उसमें अपनी बात कही थी। दंडी ने काव्यादर्श में अपनी बातें कही थी, उनकी किताब का नाम है। मम्मट ने काव्य प्रकाश में अपनी बातें कही थी। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में अपनी बात कही थी। पंडित राज जगन्नाथ ने रसगंगाधर गुड, उसमें अपनी बातें कही थी। तो ये मोटे मोटी बातें आप लोग को थोड़ा याद रहे, दिमाग में रहे, और इसको अपनी तैयारी कीजिए। काव्य लक्षण पर अपना एक लेख तैयार कीजिए, है ना। अब आज मैं आप लोग को वीडियो का लिंक भेज दूंगा जो ऑनलाइन क्लास के दौरान पिछले वर्ष मैंने बनाया था। तो आप एक काम करेंगे कि जो पिछली क्लास मैंने आपको ली थी उसकी भी रिकॉर्डिंग में डाउनलोड कर रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें ज्यादा डेटा खर्च होता है वो वाला, और आज की भी कोशिश करता हूँ दोनों डाउनलोड कर लूँ, और उसका तो चूंकि यूट्यूब अपलोड है ही ऑलरेडी, तो वो मैं आपको भेज दूं। तो तीनों को मिला करके आप अपना एक उत्तर, अपना अच्छा सा काव्य लक्षण पे तैयार कर लें, ठीक है। और जो इसमें से ऑब्जेक्टिव वाली बातें हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में क्या आ सकता है, तो एक तो सबसे बड़ी बात ये कि जो उनके फॉर्मूले हैं कि शब्दार्थों सहित काव्य में किसने कहा,
वाक्य प्रश्नात्मक काव्य में किसने कहा और किस किताब में कहा, ये सब चीजें आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? जी सर। किसी कुछ पूछना है आज काव्य लक्षण के संदर्भ में? ठीक है सर हाँ बोलिए, कौन बोल रहे, बोलिए। सर आचार्य विश्वनाथ ने किस ग्रंथ में अपना ये उल्लेख किया था? साहित्य दर्पण में। जी सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, फिर क्लास खत्म करते हैं और मैं भेजता हूँ।